गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अंग्रेजी अनिवार्य बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं नए पैटर्न पर 2025 में पोएट्री के कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें और निश्चित रूप से आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से समझना है। इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग एज वेल एज एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। एक बात और याद दिला दूं प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपका पोएट्री सेक्शन 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का है। इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि आपके निश्चित रूप से बोर्ड में इस बार 2025 का पेपर अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे इस तरह से पेपर में क्या क्या पैटर्न है, ध्यान दीजिए। कौन सा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान रखें, आपका पोएट्री संबंधित जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 13, 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका 5 नंबर का रहेगा, 5 मार्क्स, जिसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं। इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 60 वर्ड में। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के होंगे। इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित डाउट हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, अपनी राय लिखें। और अब हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहली पॉइंट, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। इसकी एक्सप्लेनेशन प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर की है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13, 14 एंड 15, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या हिंदी में भी इस तरह से आते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपको अच्छी तरह से एक और बात मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों समझाऊं। आप एक मेन एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिए। अगर एग्जाम में कोई भी कहीं से भी स्टैंजा शुरू हो जाए तो आप एक मेन एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिए। जैसे ये पहली एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ड्राइविंग फ्रॉम अ कॉप्स। रेफरेंस इसका है, सबसे पहले 3 भागों में है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ये लिखना बहुत जरूरी है। रेफरेंस में क्या लिखें, हर पॉइंट में एक रेफरेंस आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। बाकी से सभी रेफरेंस आपके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। माई मदर एट 66, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। ये पंक्तियाँ कमला दास द्वारा लिखित कविता मेरी माँ 66 वर्ष से ली गई है। हैव बीन टेकन का मतलब ली गई हैं। फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास, ये पंक्तियाँ कमला दास द्वारा लिखित कविता मेरी माँ 66 वर्ष से ली गई हैं। ये तो हो गया रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट इस तरह से करना है, इन अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द पुअर फिजिकल कंडीशन ऑफ हर मदर। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री अपनी माँ की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन करती है। हर मदर हैज बिकम वेरी वीक, थिन एंड पेल ड्यू टू ओल्ड एज। उसकी माँ बुढ़ापे के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, बुढ़ापे के कारण कमजोर, दुबली पतली और पीली हो गई है। शी हैज बिकम 66 ईयर्स ओल्ड, और वो 66 वर्ष की हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है हैज बिकम, और वो कितने वर्ष की हो गई है, 66 वर्ष की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कॉन्टेक्स्ट में यही लाइनें लिखनी है, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में यही बातें लिखनी है, पोएम की समरी लिखनी है। द पोएट कमला दास टेल्स अस दैट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज गोइंग टू कोचिंग एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम बाई कार। कवित्री कमला दास कहती हैं कि पिछली शुक्रवार की सुबह, पिछली लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह वो अपने मायके से कार द्वारा कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। सी वॉज डोजिंग, डोजिंग यानी झपकियाँ लेना। सी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन,
और वो झपकियाँ ले रही थी। वो कार में क्या कर रही थी? वो कार में डोजिंग कर रही थी, झपकियाँ ले रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस वॉज लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, उसका चेहरा एक शव की भांति दिख रहा था। द पॉइंट रियलाइज्ड विथ पेन टू सी हर मदर दैट शी विड नॉट लिव लॉन्ग नाउ। कवित्री ने अपनी माँ को देखकर एहसास हुआ, कवित्री को अपनी माँ को देखकर दुख के साथ एहसास हुआ कि अब उसकी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी। The scene in the side of the car was sorrowful। कार के अंदर का दृश्य, इनसाइड यानी अंदर का दृश्य बड़ा दुखदायक था। sorrowful यानी दुखदायक। To keep away sorrowful thoughts from her mind, अपने दिमाग से दुख भरा विचार दूर करने के लिए she looked out of the car, उसने कार के बाहर देखा। She saw that the trees were running very fast and happy children were coming out of their houses। और उसने कार के बाहर देखा, पेड़ भाग रहे थे, पेड़ तेजी से भाग रहे थे और प्रसन्नचित्त बच्चे, हैप्पी चिल्ड्रन, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। द सीन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कार वॉज वेरी जॉयफुल। कार के बाहर का दृश्य बड़ा आनंददायक था। आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट सी लुक्ड हर मदर अगेन। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के बाद उसने फिर अपनी माँ को देखा। उसने अपनी माँ को देखा। शी वॉज लुकिंग, ध्यान रखना यहाँ पर सो लिखा सी वॉज, कैसी दिख रही थी? यहाँ पर वॉज लिख दी, उल्टा लिख दिया है। सी वॉज लुकिंग लाइक ए लेट विंटर मून। अब ध्यान रखना, सी वॉज लुकिंग लाइक ए लेट विंटर्स मून, उसकी माँ एक गुजरे हुए शीत ऋतु के चंद्रमा के समान दिख रही थी। Seeing her mother, her childhood's fear came in his mind। और अब यहाँ पर ध्यान रखना, his नहीं आएगा, हर आएगा। और अपनी माँ को देखकर उसे अपना बचपन का डर याद आ गया। कौन सा डर? बचपन का। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। Seeing her mother, her childhood's fear came in her mind। अपनी माँ को देखकर उसे अपना बचपन का डर याद आ गया। Her childhood fear was losing her mother। उसका बचपन का डर क्या था? अपनी माँ को खोने का। She hid sorrow from her mother and bid farewell from her mother saying, "See you soon, अम्मा।" और उसने अपने माँ से अपना दुख छुपाकर अपनी माँ से ये कहते हुए विदाई ली कि मम्मी हम फिर मिलेंगे। See you soon अम्मा का मतलब होता है कि मम्मी हम फिर मिलेंगे। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से ये स्टेंजा तैयार करना है और एक्सप्लेनेशन में आपको पोएम की समरी लिखनी है और इस तरह से आप अगर लिखोगे तो आपके 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे। तो ये बातें थी। अब इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह से लिख के तैयार कर लीजिए। एग्जाम अभी 10 मार्च को है, तब तक आप एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिए। अब लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन तैयार करना है जो 60 वर्ड का है और 3 मार्क्स का है। ड्रो ए करेक्ट स्केच ऑफ द पॉइंट्स एज अ थॉटफुल एंड केयरिंग डॉटर। एक संवेदनशील और चिंता करने वाली पुत्री के रूप में कवित्री का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आपको कमला दास के बारे में लिखना है और वो एक कैसी मतलब एक चिंताजनक और एक संवेदनशील पुत्री थी, उसके बारे में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर बहुत इजी हैं, आप इन्हें लिख के तैयार कर लीजिए। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो 3 मार्क्स का है। द पोएट कमला दास लुक्स अ डेवोटेड एंड केयरिंग डॉटर। कवित्री कमला दास एक समर्पित और एक बहुत अपनी मम्मी की परवाह करने वाली एक पुत्री है। सी केयर्स हर मदर वेरी मच। वो अपनी माँ की बहुत परवाह करती है। सी वॉन्ट्स हर मदर टू बी ऑलवेज विथ हर। वो अपनी माँ को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हैं, यानी अपनी माँ को हमेशा साथ चाहती है। सी वरीज वेरी मच। She worries very much when she sees her mother pale, weak and thin। वो अपनी माँ को कमज़ोर और पीला और दुबली पतली देखकर वो चिंतित हो जाती है। She doesn't want to lose her mother। वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती हैं। But she knows to see her mother that her mother has become very old and she will not live long now। अब लेकिन वो अपनी माँ को अपनी माँ को देखकर ये समझ जाती है कि अब उसकी माँ बहुत कमज़ोर हो गई है और वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी। सी लुक्स अ सेंसिबल एंड अ करेजियस गर्ल। लेकिन वह एक समझदार, सेंसिबल का मतलब समझदार, कवित्री कमला दास एक समझदार और एक बहादुर लड़की दिखाई देती है। करेजियस का मतलब बहादुर। सी हाइड्स हर सॉरो फ्रॉम हर मदर एट द एयरपोर्ट व्हेन सी टेक्स फेयरवेल फ्रॉम हर मदर।
जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ से विदाई लेती है तो वो अपना दुख अपने अंदर छुपाती है। शी टेक्स फेयरवेल फ्रॉम हर मदर विथ स्माइलिंग फेस इवन इफ नोइंग दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग नाउ। अपनी माँ से वो मुस्कुराते हुए चेहरे से विदाई लेती है, जबकि ये जानते हुए भी कि अब उसकी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी। Thus we can say that Kamala Das is really a devoted and caring daughter। इस प्रकार हम कह सकते हैं, थस का मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कमला दास वास्तव में एक समर्पित और एक देखभाल करने वाली पुत्री है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 3 नंबर का 60 वर्ड में लिखना है और अच्छी तरह से तैयार कर लें। और अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर जाएंगे और डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स का है, वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स है, यानी आपको बोर्ड की कॉपी में 3 या 3.5 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसा है, ध्यान दीजिए। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। माँ की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? आंसर छोटा सा है, द मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द पोएट्स मदर हैज बिकम वेरी ओल्ड। कवित्री की माँ की तुलना शीत ऋतु के गुजरे हुए चंद्र, लेट का मतलब गुजरे हुए, बीते हुए, यानी माँ की तुलना गुजरे हुए शीत ऋतु के चंद्रमा से की है, क्योंकि कवित्री की माँ बुढ़ी हो गई है। She has lost her brightness due to old age, as same as the winter's moon loses its brightness due to mist। उसकी माँ ने अपनी बुढ़ापे के कारण, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा, उसकी माँ ने बुढ़ापे के कारण अपनी चमक उसी तरह से खो दी है जिस तरह से एक सर्दी का, शीत ऋतु का चंद्रमा कोहरे के कारण, मिस्ट के कारण, फॉग के कारण अपना चमक खो देता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ईजी है, आप इसे लिख कर तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। युवा पेड़ों को भागते हुए क्यों वर्णित किया गया है? प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, युवा पेड़ों को, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, युवा पेड़ों को भागते हुए क्यों वर्णित किया गया है? आंसर बड़ा इजी है। The young trees are described as sprinting because the poet means to say that the time and youth are passing या spending very fast। और युवा पेड़ भाग रहे हैं क्योंकि कवित्री का कहने का मतलब है कि समय और जवानी तेजी से बीत रही है, समय और उम्र, युद्ध, जवानी तेजी से बीत रही है। She means to say that the youth is passing very fast and the old age is coming fast just as the poet's mother। और उसका कहने का मतलब है कि जवानी तेजी से बीत रही है और बुढ़ापा उसकी माँ की तरह जल्दी ही आ रहा है। इस तरह से आपको ये आंसर तैयार करना है। अब हम क्वेश्चन 3 की बारी है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कवित्री किस प्रकार के दर्द और कष्ट को महसूस करती है? यानी कवित्री जो दर्द और कष्ट महसूस करती है वो किस प्रकार का है? आंसर बड़ा इजी है। द पोएट्स मदर हैज बिकम वेरी ओल्ड। कवित्री की माँ बहुत बुढ़ी हो गई हैं। हर मदर्स फेस हैज बिकम पेल थिन एंड वीक एज अ कॉप्स। उसकी माँ का चेहरा दुबला पतला और कमजोर एक शव की भांति हो गया है। कॉप्स का मतलब शव। सी रियलाइजेज पेन टू सी हर मदर दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग नाउ। और वो अपने माँ को देखकर बहुत दुख महसूस करती है, दुख का एहसास होता है, अपनी माँ को देखकर उसे दुख का एहसास होता है। पेन का मतलब दुख और रियलाइजेस यानी एहसास होता है, उसे अपनी माँ को देखकर एहसास होता है कि अब उसकी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी। सी हैज़ पेन ऑफ लूजिंग हर मदर। उसे अपनी माँ को खोने का डर है। पेन यानी दर्द और लूजिंग यानी खोने का। उसे किस बात का दर्द है? उसे अपनी माँ को खोने का दर्द है। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम माय मदर एट 66। कवित्री कमला दास माय मदर एट 66 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? यानी कवित्री इस कविता के माध्यम से, माय मदर एट 66 कविता के माध्यम से कवित्री या कवि क्या संदेश देना चाहता है? अब यहाँ पर कवित्री है तो पोएटेज हो जाएगा, तो आंसर ध्यान दीजिए द पोएट। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, आजकल पोएट और कवि और कवित्री के लिए सेम वर्ड यूज होता है। आप चाहे तो पोएटेज भी यूज कर सकते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम। कवित्री इस कविता के माध्यम से, माई मदर एट 66 के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हैं दैट टाइम एंड यूथ आर पासिंग वेरी फास्ट। प्यारे विद्यार्थियों, समय और जवानी तेजी से बीत रही है।
द पॉइंट मीन्स टू से दैट ओल्ड एज इज कमिंग वेरी सून फॉर एवरीवन जस्ट एज हर मदर। और कवित्री का कहने का मतलब है कि बुढ़ापा उसकी माँ की तरह, जस्ट उसकी माँ की तरह हर एक के लिए बुढ़ापा तेजी से आ रहा है। द पॉइंट सजेस्ट अस दैट ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल सो वी शुड यूज आवर टाइम इन प्रॉपर वे। कवित्री ये हमें सुझाव देती है, सजेस्टेड इन सुझाव देती है। द पॉइंट सजेस्ट अस दैट ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल सो वी शुड यूज आवर टाइम इन प्रॉपर वे। कवित्री हमें सुझाव देती है कि मानव जीवन नश्वर है। ह्यूमन बीइंग इज अ मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब नश्वर। सो वी शुड यूज आवर टाइम इन प्रॉपर वे, इसलिए हमें अपना समय का उपयोग से ढंग से करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वाई डज द पोएट से सी यू सून अम्बा। कवित्री क्यों कहती है मम्मी हम फिर मिलेंगे, हम शीघ्र मिलेंगे। आंसर ध्यान दीजिए। द पोएट सेज ओनली टू रीएश्योर her mother while she knows very well that her mother has become very old and she will not live long now। कवित्री अपनी माँ को केवल ओनली का मतलब केवल ढाढ़स बनाने के लिए, रीअश्योर करने के लिए ये कहती है। द पोएटेस सीज ओनली टू रीअश्योर हर मदर। कवित्री केवल अपनी माँ को ढाढ़स दिलाने के लिए ये कहती, जबकि वो जानती है वाइलिन, जबकि सी नोज वेरी वेल दैट हर मदर हैज बिकम वेरी ओल्ड एंड सी विल नॉट लिव लॉन्ग नाउ। जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी माँ बहुत बुढ़ी हो गई है, अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी। सी हाइड्स हर सोरो फ्रॉम हर मदर एंड टेक्स फेयरवेल। वो अपनी माँ से अपना दुख छुपाती है और विदाई लेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से कवित्री आई माई मदर एट 66 पोइम आपके सामने मैंने इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाया। आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हमारा जो अगली पोइम है कीपिंग क्वाइट, और चुप रहो, शांत रहो, पैब्लो नेरूदा द्वारा लिखी है। ध्यान दीजिए, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा। इसकी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बारी है। नाउ वी विल काउंट टू 12 सो मच यहाँ से है, तो आपको कोई भी पोइम की एक मेन पोइम तैयार करनी है। इस तरह से रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। ये पंक्तियाँ जब कभी एक्सप्लेनेशन आए तो ये लाइन बहुत, रेफरेंस सबका सेम ही होता है, सिर्फ नेम और पोइट नेम और नेम ऑफ पोइट, ये नेम ऑफ पोइम चेंज होता है, तो ध्यान रखना, बाकी सब सेम ही होता है। These lines have been taken from the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda। ये पंक्तियाँ पैब्लो नेरूदा द्वारा लिखित कविता Keeping Quiet से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। In above lines, the poet Pablo Neruda appeals to the people of the world to remain quiet on the surface of the earth। उपरोक्त पंक्तियों में कवि पैब्लो नेरूदा दुनिया के लोगों से, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों से निवेदन करता है कि वो पृथ्वी की सतह पर, सरफेस एंड सतह, पृथ्वी की सतह पर शांत रहे, रिमेन इन रहे। ही टेल्स अस दैट द मेन कोज ऑफ फाइटिंग इज टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो कहता है कि लड़ाई का मुख्य कारण है किसी भी भाषा में बात करना। अब इसके एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, द पोएट टेल्स अस दैट द मेन कोज ऑफ वॉर्स इज टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि हमें कहता है कि लड़ाई का, युद्ध का मुख्य कारण है किसी भी भाषा में बात करना। द पोएट अपील्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रिमेन क्वाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कवि दुनिया के लोगों से, पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड दुनिया के लोगों से विनती करता है कि इस पृथ्वी की सतह पर शांत रहें। He says that if we remain quiet on the surface of the earth, कवि कहता है कि अगर हम पृथ्वी की सतह पर, if यानी अगर हम पृथ्वी की सतह पर शांत रहेंगे, there will be not any war on the earth, तो पृथ्वी पर कोई युद्ध नहीं होगा। The poet appeals to the fishermen to stop fishing so that ताकि the lives of whales will be saved। कवि मछुआरों से भी अपील करता है कि वो भी फिशिंग करना रुके ताकि वेल मछली का जीवन सुरक्षित रहेगा। The poet appeals to the salt worker। ध्यान दीजिए, the poet appeals to the salt workers to stop for some time and see their hurts end। कवि उन नमक पर काम करने वाले, उन नमक के श्रमिकों से भी अपील करता है कि वो भी थोड़ी देर रुके और अपने चोट ग्रसित, हर्ट हैंड्स का मतलब चोट ग्रसित हाथों को देखें।
He appeals to those people who are ready for wars with poisonous gases, for and with dangerous weapons and war with environment. कवि उन लोगों से भी अपील करता है जो विषैली गैसों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, वॉर विद डेंजरस वेपन्स जो घातक हथियारों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, वॉर विथ एनवायरमेंट जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। कवि कहता है उन लोगों को, ही सेज दैट दे विल विन अ वॉर, कवि कहता है वे युद्ध तो जीत जाएंगे, बट नो सर्वाइवर विल रिमेन अलाइव टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, लेकिन उनकी जीत को मनाने वाला पीछे कोई नहीं बचेगा। सर्वाइवर यानी जीवित रहना, रिमेन अलाइव, अलाइव जीवित रहना, यानी उनकी जीत को कोई भी सर्वाइव नहीं, जीवित नहीं बचेगा। Therefore, इसीलिए विक्ट्री का मतलब विजय, therefore इसीलिए द पॉइंट अपील्स टू द पीपल ऑफ द अर्थ टू लिव क्वाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए कवि पृथ्वी के लोगों से विनती करता है कि वो पृथ्वी की सतह पर शांत रहे। He says that the moment will be exotic when all the people will live on the earth with peaceful, कवि कहता है कि वो पल, that का मतलब कवि कहता है कि वो मोमेंट विल बी एग्जोटिक, वो मोमेंट बड़ा विचित्र होगा। एग्जोटिक का मतलब विचित्र, व्हेन ऑल द पीपल विल लिव ऑन द अर्थ विथ पीसफुल, जब पृथ्वी के सभी लोग शांत रहेंगे। तो ये आंसर, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है, बहुत इजी है, और ये 5 नंबर की मतलब एक्सप्लेनेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से लिखें, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज और ग्रामर संबंधी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। और अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी एन एग्जोटिक मोमेंट, वो पल विलक्षण होगा, वो कौन सा पल विलक्षण होगा। व्हाट विल बी एन एग्जोटिक मोमेंट, यानी वो पल कौन सा विचित्र होगा। आंसर है एन एग्जोटिक मोमेंट विल बी व्हेन नो मशीन्स विल वर्क फॉर अ सेकेंड एंड पीपल डोंट टॉक इन एनी लैंग्वेज, वो पल बड़ा विचित्र होगा जब कोई मशीनें काम नहीं करेगी, कोई मशीनें एक सेकेंड के लिए काम नहीं करेगी, और पीपल किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, लोग किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। ऑल पीपल विल स्टैंड टुगेदर विथ साइलेंस, सभी लोग शांति से खड़े रहेंगे। देयर विल बी कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, उस समय सब जगह पूर्ण शांति होगी, और शांति होगी तो वो पल बड़ा विचित्र होगा, बड़ा विलक्षण होगा, बड़ा एक्जोटिक होगा। कवि के वापस रिपीट कर रहा हूँ, एन एक्जोटिक मोमेंट विल बी व्हेन नो मशीन्स विल वर्क फॉर ए सेकेंड, वो पल बड़ा विचित्र होगा जब उस पल में कोई मशीनें काम नहीं करेगी। पीपल डोंट टॉक इन एनी लैंग्वेज, लोग किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। ऑल पीपल विल स्टैंड टुगेदर इन विथ साइलेंस, सारे लोग शांति के साथ खड़े रहेंगे। देयर विल बी कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, उस समय पूर्ण सभी जगह शांति होगी। तो कभी इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। वाई डज द पोइट वॉन्ट अस टू कीप क्वाइट, कवि हमें चुप शांत रहने को क्यों कहता है, कवि क्यों चाहता है कि हम शांत रहें। वाई डज द पोइट वॉन्ट अस टू कीप क्वाइट, कवि हमें शांत रहने को क्यों कहता है, यानी कवि क्यों चाहता है कि हम शांत रहें। आंसर बहुत ईजी है, द पोइट वॉन्ट्स अस to be quiet so that we may feel joy with our friends in those exotic moments. The poet wants us, कवि हमसे चाहता है to be quiet, कि हम चुप रहे, so that ताकि we may feel joy with our friends in those exotic moments, यानी उन विचित्र पलों में हम अपने दोस्तों के साथ एक आनंद महसूस कर सकें। The poet wants that we all may live with peace on the surface of the earth and there will not be any quarrel among us. और the poet wants, कवि चाहता है, we all may live with peace on the surface of the earth, हम पृथ्वी की सतह पर सब शांत रहें। there will not be any quarrel among us, हमारे बीच में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve, भारत तक गिनना और शांत रहने में हमें क्या हासिल करने में सहायता होगी, यानी भारत तक गिनना और शांत रहने में हमें क्या हासिल करने में सहायता करेंगे, क्या मतलब सहायता मिलेगी। तो आंसर देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। आंसर है काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस सम मोमेंट ऑफ पीस टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ। कवि कहता है कि भारत तक गिनने और शांत रहने में हमें उन पलों का हमें आभास होगा, सम मोमेंट ऑफ पीस
टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हमें जीवन की सुंदरता के बारे में एहसास होगा। उन पलों में हमें जीवन की सुंदरता के बारे में हमें शांति से आभास होगा। इन दोज मोमेंट्स वी विल थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, उन पलों में हम अपने बारे में सोचेंगे। इन दोज मोमेंट्स वी विल हैव आइडिया टू फॉलो राइट डायरेक्शन, और उन पलों में जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उन मोमेंट्स में, उन पलों में हम सही डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, हमारे मन में सही डायरेक्शन के बारे में आइडिया आएगा। तो कवि का कहने का मतलब है कि 12 तक गिनने और शांत रहने में हमें क्या आभास होगा? सब मोमेंट ऑफ पीस, हमें शांति के कुछ पलों का एहसास होगा और हमें जीवन की सुंदरता के बारे में अनुभव होगा। और वो पल जिसमें हम अपने बारे में सोचेंगे और उन पलों में हमें आगे जीवन में सही राह पर चलने का आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अल्टरनेटिव डज द पोएट सजेस्ट इंस्टेड ऑफ वेगिंग वॉर? युद्धों की तैयारी के बजाय कवि किस विकल्प का सुझाव देता है? आंसर देखिए, द पोएट इज अ लव ऑफ पीस, कवि प्रकृति प्रेमी है, कवि शांत प्रिय है। ही सजेस्ट अस टू लिव विथ पीस, वो हमें शांति से रहने की सलाह देता है। ही सजेस्ट द पीपल टू स्टॉप वेगिंग वॉर, और वो लोगों को, युद्ध की तैयारी करने वाले लोगों को सलाह देता है कि वे युद्ध रोके। एंड लिव विद देयर ब्रदर्स विथ पीस, अपने भाइयों के साथ शांत रहें। यानी ही सजेस्ट द पीपल टू स्टॉप वेगिंग वॉर्स, कवि लोगों को युद्ध रोकने की सलाह देता है और शांति से अपने भाइयों के साथ रहने की सलाह देता है। He says that there is no benefit to fight, और वो कहता है युद्ध से कोई फायदा नहीं। Instead of waging war, they should live with their brothers. और instead of के बजाय, instead of waging wars, युद्ध की तैयारी करने के बजाय they should live with their peace. They should live with their friends विथ पीस, वे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, या ब्रदर्स भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। दे शुड लिव विथ देयर फ्रेंड्स पीसफुल, तो यहाँ पर कर सकते हैं दे शुड लिव, ताकि वे अपने दोस्तों के साथ शांति से रह सकें। दे शुड लिव विथ देयर फ्रेंड्स विथ पीस, यानी वे अपने दोस्तों के साथ कैसे रह सकें? शांति से। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोएट अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी? कवि पूर्ण निष्क्रियता का विरोधी क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में आते हैं। द पोएट इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी, कवि पूर्ण निष्क्रियता के विरोधी है। बिकॉज इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, क्योंकि निष्क्रियता का मतलब है डेथ, कवि मौत। कवि टोटल यानी पूर्ण निष्क्रियता का विरोधी है, क्योंकि निष्क्रियता का मतलब है डेथ, मृत्यु। द पोएट हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद डेथ, और कवि का संबंध किसी प्रकार से मौत से नहीं है। द पोएट सेज दैट वी शुड डू आवर वर्क विथ पीस, कवि हमें कहता है कि हमें अपना कार्य शांति से करना चाहिए। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट थी कीपिंग क्वाइट। अब हम अगली पॉइंट लेंगे, थिंक ऑफ ब्यूटी। जॉन किट्स, इसका जो पॉइंट है जॉन किट्स। एक्सप्लेनेशन क्या करना है, ध्यान दीजिए। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्वाइट ब्रीदिंग। आंसर देखिए, सबसे पहले रेफरेंस की बारी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। ये पंक्तियाँ जॉन किट्स द्वारा लिखित कविता अ थिंक ऑफ ब्यूटी से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? प्रसंग में आपको ये नहीं लिखना है, इंग्लिश में एग्जाम में नहीं लिखना, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना है, इन अबव लाइन्स द पोएट जॉन किट्स डिस्क्राइब्स अबाउट अ थिंक ऑफ ब्यूटी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि जॉन किट्स एक सुंदर चीज के बारे में, एक सुंदर चीज की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। ही सेज दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय फॉर एवर, और कवि हमें कहता है कि एक सुंदर चीज हमेशा हमें प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस नेवर एंड्स बट इंक्रीजेज डे टू डे, डे बाई डे। और एक सुंदर चीज़ की सुंदरता कभी कम नहीं होती, कभी घटती नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आंसर, इसके एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखनी है। द पोएट टेल्स अस दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस लिमिटेड जॉय। कवि हमें कहता है एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें एक सीमित तक, मतलब
यहाँ पर लिख दीजिए असीमित खुशियाँ देती हैं। यानी एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें अनलिमिटेड जॉय देती है। इट्स लवलीनेस, और एक सुंदर चीज़ की सुंदरता, इट्स लवलीनेस, उसकी सुंदरता ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स लवलीनेस नेवर एंड्स, और उस सुंदर चीज़ की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव जस्ट अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम। कवि हमें कहता है एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें मीठे सपनों भरी नींद देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव जस्ट गुड हेल्थ, एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है। वो क्वाइट, और एक कुंज के समान शांति देती है। एंड गुड हेल्थ, यानी कवि कहता है एक सुंदर चीज़ की सुंदरता में 4 चीज़ें देती है। मीठे सपनों भरी नींद, अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव जस्ट गुड हेल्थ, वो क्वाइट एंड गुड हेल्थ, और एक सुंदर चीज़ हमें अच्छा स्वास्थ्य, कुंज के समान शांति और चैन की सांसें, यानी क्वाइट ब्रीदिंग्स, ये देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स आवर सैडनेस एंड डेस्पेयर निराशा फ्रॉम आवर स्पिरिट, एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमेशा हमारे आत्मा से निराशा और दुख, मतलब उदासीनता, सैडनेस का उदासीनता को हटा देती है। रिमूव यानी हटाना, रिमूव का मतलब हटाना। एक थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स आवर सैडनेस एंड डेस्पेयर फ्रॉम आवर स्पिरिट, एक सुंदर चीज़ की सुंदरता, एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमारे आत्मा से उदासीनता और निराशा को हटा देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इंस्पायर अस टू लिव द लाइफ, एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। और सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर मेंशन इन दिस पोएम, इस कविता में कुछ सुंदर चीज़ों का भी वर्णन हुआ है। द अर्थ, द मून, द सन, द ट्रीज, द शीप, डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल, क्लियर हिल्स स्वच्छ झरने, मस्क रोज कस्तूरी गुलाब, फाउंटेन्स फुहारे, गुड टेल्स ऑफ हीरोज महान पुरुषों की सुंदर सुंदर कहानियाँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव जस्ट जॉय ऑफ लाइफ, एक सुंदर चीज़ की सुंदरता में जीवन की खुशी प्रदान करती है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से याद कर लेना। और इस तरह से अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता में कौन कौन सी भिन्न भिन्न सुंदर चीज़ों का वर्णन किया है। इन डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी सुंदर चीज़ों का वर्णन किया है, ध्यान दीजिए। द पोएट जॉन किट्स इज़ अ लव ऑफ नेचर, कवि जॉन किट्स एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। ही एडमायर्स ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, वो प्रकृति के सभी चीज़ों से प्रेम करता है, प्रशंसा करता है। वो प्रकृति की प्रत्येक चीज़ों से, सभी चीज़ों से प्रेम करता है। ही मेंशंस सेवरल ब्यूटीफुल थिंग्स इन द पोएम विच आर, वो अपनी कविता में सुंदर चीज़ों का वर्णन करता है जो इस प्रकार से हैं। अब सुंदर चीज़ें कौन कौन सी जो हमेशा हम देखते हैं, द सन, द मून, डैफोडिल्स नरगिस का फूल, मस्क रोज कस्तूरी गुलाब, द ट्रीज पेड़, द अर्थ पृथ्वी, क्लियर हिल्स यानी स्वच्छ झरने, एंड ब्यूटीफुल टेल्स यानी सुंदर महान पुरुषों की कहानियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी सुंदर चीज़ें हमें जॉय प्रदान करती हैं और इस कविता में सुंदर चीज़ों का वर्णन है। What makes human beings love life in spite of trouble and suffering? कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स प्रेम क्यों करते हैं, ह्यूमन बींग्स मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करता है। इन स्पाइट ऑफ टर्बल यानी कष्ट, और सफरिंग यानी दुख, यानी कष्ट और पीड़ाओं के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करता है। आंसर है एज वी नो वेरी वेल, जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, दैट देर आर सो मैनी थिंग्स विच गिव अस टर्बल एंड सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ चीज़ें मनुष्य को दर्द और कष्ट देती है, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन कुछ दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें, सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसी सुंदर चीज़ें, रिमूव दैट पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग दैट कवर्स आवर स्पिरिट, और कुछ सुंदर चीज़ें हमारी आत्मा पर पड़े हुए उदासीनता और दुखों को हटा देती है। These things of beauty make human being love life, और यही सुंदर चीज़ें मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। They give joy to human being, और वे चीज़ें मनुष्य को मतलब आनंद प्रदान करती है। And inspire them to live life, और जीवन जीने की प्रेरणा देती है। क्या देती है? Inspire them to live life, जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। वाई इज ग्रांडियर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड? शक्तिशाली मृत लोगों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है? बहुत
इजी आंसर है। द माइटी यानी शक्तिशाली, द माइटी डेड्स हैड डन एडमायरेबल एंड वेलफेयर वर्क इन देयर लाइव्स। महान शक्तिशाली मृत लोगों ने अपने जीवन में हमेशा प्रशंसनीय और भलाई के काम किए हैं। द माइटी डेड का मतलब महान मृत लोग, हैड डन एडमायरेबल एंड वेलफेयर वर्क इन देयर लाइव्स। महान मृत लोगों ने अपने जीवन में प्रशंसनीय कार्य किए हैं। दे ऑलवेज हैड बीन पावरफुल पीपल इन देयर लाइव्स। वे अपने जीवन में हमेशा लोकप्रिय ताकतवर व्यक्ति रहे हैं। दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सोशल वेलफेयर वर्क ऑफ पीपल। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। फॉर देयर एडमायरेबल एंड वेलफेयर वर्क ग्रांडीज एसोसिएट विद देम। और उनके प्रशंसनीय कार्य, उनके भलाई और प्रशंसनीय कार्य के कारण ही उनके साथ वैभव जुड़ा हुआ है, ग्रांडे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायक कैसे होती है? हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? एक सुंदर चीज आनंददायक कैसे होती है? आंसर बहुत ईजी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स। एक सुंदर चीज की सुंदरता, एक सुंदर चीज हमें हमेशा खुशियां देती है क्योंकि उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। बट इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज डे बाय डे। लेकिन उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ती रहती है। इट गिव्स अस पीस एज अ पावर। एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें कुंज के समान शांति प्रदान करती है। इट गिव्स अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम। एक सुंदर और यह हमें मीठे सपनों भरी नींद प्रदान करती है। इट रिमूव्स और डेस्पेयर एंड फील इन अस जॉय एंड हैप्पीनेस। ये हमारी निराशा को तो मिटाती है और हमारे अंदर खुशियाँ और प्रसन्नता बढ़ती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? एक सुंदर चीज हमारे लिए क्या करती है? एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है? व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एंडलेस जॉय। एक सुंदर चीज हमें असीमित खुशियाँ देती है। इट रिमूव्स आवर सैडनेस एंड सफरिंग फ्रॉम आवर हार्ट। ये हमारे दिल पर पड़े हुए उदासीनता और दुखों को हटा देती है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी ऑल्सो हेल्प्स अस टू गिव अप अ इविल वेज। एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें बुराइयों को छोड़ने में हमारी सहायता करती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच थिंग्स कोज ऑफ सफरिंग एंड विच वन कोज ऑफ हैप्पीनेस? कौन सी चीज़ें दुखों का और कौन सी चीज़ें खुशी का कारण बनती है? विच थिंग्स आर कोज ऑफ सफरिंग एंड विच थिंग्स आर वन कोज ऑफ हैप्पीनेस? कौन सी वस्तुएं पीड़ा देती है और कौन सी वस्तुएं खुशी देती है? द थिंग्स विच कोज ऑफ सफरिंग आर, जो चीज़ें हमें मतलब कष्ट देती है वो है निराशा, डेस्पोडेंस निराशा, ग्लूमी डेज दुखमय दिन, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज मानवीय कमियां, लैक ऑफ नॉबिलिटी उत्तम स्वभाव की कमी, अनहेल्थी अस्वस्थता, एविल वेज बुराइयों के रास्ते, वाइल द थिंक ऑफ ब्यूटी कोज ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन कुछ सुंदर चीज़ें प्रसन्नता का कारण भी होती हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द फ्लावर्स, द ट्रीज, द एनिमल्स, मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब, फाउंटेन, ग्रीनरी एंड क्लियर स्ट्रीम। और कुछ सुंदर चीज़ें हमारे दुखों को मतलब कुछ सुंदर चीज़ हमें कष्ट देती है, जैसे डेस्पोडेंस, ग्लूमी डेज, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, लैक ऑफ नॉबिलिटी, अनहेल्थी, इविल वेज, ये सारी चीज़ें हमें पीड़ा देती हैं। वाइल दूसरी तरफ द थिंक कोज ऑफ हैप्पीनेस, दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो खुशी का कारण है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, फूल, पेड़, पशु और कस्तूरी गुलाब, फुहारे और हरे भरे स्वच्छ झरने, ये सब हमें खुशियाँ देता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम रोड साइड स्टैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, क्या लिखना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन। द लिटिल ओल्ड हाउस अ डॉल ऑफ ब्रेड, रेफरेंस लिखना है इस तरह से, और एक ही पोएम आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेफरेंस, और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखें। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी कविता अ रोड साइड स्टैंड से ली गई है। और इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, इन अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अ मिजरेबल लाइफ ऑफ ए फार्मर हु हैज मेड ए वेजिटेबल स्टैंड नियर द रोड साइड।
उपरोक्त पंक्तियों में कवि एक किसान की दयनीय जीवन का वर्णन करता है, जिसने सड़क के किनारे अपना सब्जी बेचने का स्टॉल लगाया है। He builds this stand in hope of that the car owners will stop at his stand and buy his product। और वो सड़क के किनारे उस आशा में अपनी दुकान लगाई है कि कार के मालिक उसकी दुकान पे रुकेंगे और उससे कुछ मतलब प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में इस तरह से लिखना है, ध्यान दीजिए। द पोएट टेल्स अस दैट अ पुअर फार्मर बिल्ड्स अ वेजिटेबल स्टैंड नियर द रोड साइड। कवि हमें कहता है एक गरीब किसान सड़क के किनारे पर अपनी सब्जी की दुकान लगाता है। वेजिटेबल स्टैंड यानी एक सब्जी की दुकान लगाता है। He makes that stand in hope of that the vehicle's owner will stop at his stand and buy something from him। और वह इस आशा में सड़क के किनारे दुकान लगाता है कि कार के मालिक उसके दुकान के सामने रुकेंगे और उससे कुछ सामान खरीदेंगे। The poet regrets to say that they don't stop at his stand and pass away very fast speed। कवि दुख के साथ, regrets and दुख, कवि दुख के साथ कहता है कि वे उसकी दुकान पे नहीं रुकते हैं और वे तेजी से निकल जाते हैं। The poet says that he only wants some money from his livelihood। कवि कहता है कि वो किसान, वो गरीब किसान केवल अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे चाहता है। But the poet says that it is not good to say that he is demanding alms। लेकिन कवि कहता है ये कहना गलत होगा कि वो भिक्षा मांग रहा है। The poet says that the farmer who has made his stand near the roadside, कवि कहता है जिस किसान ने सड़क के किनारे पे दुकान लगाई है, waits all day for the customer, पूरे दिन अपने ग्राहकों का इंतज़ार करता है, but his desire fails, लेकिन उसकी इच्छा असफल हो जाती है। The farmer is selling fresh pumpkin and berries, और वो किसान शुद्ध ताज़ा लौकी और बेर बेच रहा है, लेकिन उसके सामने गाड़ी के मालिक नहीं रुकते हैं, कारों के मालिक नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। The poet says to regret that the customer only stop to ask their price and their way, but they don't buy him anything। कवि दुख के साथ कहता है कि वो ग्राहक केवल भाव और उन चीज़ों के भाव और रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, बल्कि वहाँ से उससे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। He spent his whole day in waiting the customer, और वो बेचारा किसान, गरीब किसान पूरे दिन अपने ग्राहकों का इंतज़ार में बिता देता है। The poet tells us that the farmer doesn't express his sorrow to us। कवि कहता है कि वो किसान, वो गरीब किसान हमारे सामने अपना वर्णन नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, The poet tells us that farmer doesn't express his sorrow to us। कवि हमें कहता है कि वो किसान जिसने अपने सड़क के किनारे दुकान लगाई है, वो अपना दुख हमारे सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। Why does the economic well of a country depends on a balanced development of the villages and cities। एक देश का आर्थिक विकास उसके गांवों और शहरों के संतुलित विकास पर निर्भर क्यों होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जितना विकास शहरों का होना चाहिए उतना विकास गांवों का भी होना चाहिए, क्योंकि 70% पीपल गांव में रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आंसर किस तरह से लिखेंगे। इट इज़ रियली राइट थिंग, ये बात वास्तव में सच है। दैट द इकोनॉमिक वेल ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़। ये कहावत वास्तव में सत्य है कि एक देश की आर्थिक विकास गांव और शहरों के समान असंतुलित विकास पर निर्भर करता है। द रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक वेल ऑफ ए कंट्री। और एक देश की आर्थिक व्यवस्था में गांव और शहर का विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोल का मतलब भूमिका। फॉर रियल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। हमारे देश का वास्तविक विकास केवल गाँव के विकास, द रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण विकास बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी का मतलब आवश्यक। इट इज़ रियली ट्रूथ दैट ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन बिग सिटीज़।
और ये बात सच है कि सभी प्रकार के विकास केवल शहरों में दिखाई देते हैं। द रूरल डेवलपमेंट ऑलवेज इग्नोर्स, और ग्रामीण विकास हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। वाइल द रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए कंट्री, जबकि एक देश के विकास के लिए ग्रामीण विकास बहुत आवश्यक है। अबाउट 70% पीपल ऑफ आवर कंट्री लिव इन विलेजेस, हमारे देश के 70% लोग गाँव में रहते हैं। When villages will develop, the country will develop, जब गांव विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। So urban and rural development are both necessary for economic well of a country, एक देश की आर्थिक सुदृढ़ता, एक देश का आर्थिक विकास उसके गांव और शहरों के संतुलित विकास पर निर्भर होता है। All kinds of फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल इन सिटीज़ शुड बी गिवन टू द विलेजेज, जो सुविधाएं शहर को दी जाती हैं वो सेम सुविधाएं गांव के लोगों को भी दी जानी चाहिए। अब आपके सामने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द प्ली का मतलब लोग ऑफ फॉग हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, यानी उन लोगों की क्या विनती है जिन्होंने सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाई है। यानी वॉट वॉज द प्ली का मतलब विनती, और फॉक यानी लोग। वॉट वॉज द प्ली ऑफ फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, उन लोगों की क्या विनती जिन्होंने सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाई है। द प्ली का मतलब विनती, द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड वॉज दैट द कार्स ओनर्स वुड स्टॉप एट देयर स्टैंड एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम सो दैट देयर लाइव्स वेंट ऑन वेल। और उन लोगों की, ध्यान दीजिए, और उन लोगों की विनती जिन्होंने सड़क के किनारे पर अपनी दुकानें लगाई हैं, विनती है कि कार के मालिक उनकी दुकानों के सामने रुके और उनसे कुछ खरीदे ताकि उनका गुजारा भी अच्छी तरह से हो सके। दे विश्ड देम टू बाई समथिंग फ्रॉम देम सो दैट दे कुड अर्न सम मनी फ्रॉम देम एंड मेक देयर लाइव्स बेटर, और उनकी इच्छा है कि वो गाड़ी के मालिक उनकी दुकानों पर रुके ताकि उनके पास कुछ पैसे आ सके और उनका भी विकास अच्छी तरह से हो सके। डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रैपर्स एंड व्हाई इज इट वैड, और वो बचकानी तीव्र इच्छा क्या है जिसको कवि इंगित करता है और ये व्यर्थ क्यों हो जाती है, ये व्यर्थ क्यों है। द पोएट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ दो शॉपकीपर हु मेक देयर स्टैंड नियर द रोड साइड, कवि उन दुकानदारों की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है जो अपनी दुकानें सड़क के किनारे लगाते हैं। दे ईगरली वेट टू हियर द साउंड ऑफ ब्रेक्स ऑफ द कार्स, वे बड़े उत्सुकता से कारों के ब्रेकों की आवाज़ सुनते हैं। और द पोएट सेज देयर विश चाइल्डिश लॉन्गिंग, कवि कहता है कि उनकी इच्छा बचकानी है। एंड इट इज़ वैन, और ये व्यर्थ हो जाती है, वैन द कार ओनर्स डोंट स्टॉप एट देयर स्टैंड एंड पास अवे वेरी फास्ट, और उनकी बचकानी इच्छा समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है जब कारों के मालिक तेज़ी से उनकी दुकानों के सामने निकल जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस आर मेड टू द पुअर एंड व्हाट इज द रिजल्ट, और गरीबों से किस प्रकार के वादे किए जाते हैं, परिणाम क्या होता है। व्हाट इज द रिजल्ट। द पुअर विलेजर्स आर प्रोमिसेस बाय द बिग politician that they will be settled near the theatre and market, और गरीब किसानों से, गरीब ग्रामीणों से राजनेता पॉलिटिशियंस वादा करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कि उनको रंगमंच और दुकानों के पास, बाज़ारों के पास बसा दिया जाएगा। बट दीज प्रोमिसेस आर नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उनके वादे पूरे नहीं होते हैं। दे आर बिफुल्ड एवरी टाइम, वे हर बार मतलब जनता को मूर्ख बनाते हैं। बिफुल का मतलब मूर्ख बनाना। लास्ट क्वेश्चन, वाई डू सम कार ऑनर्स स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, कुछ कारों के मालिक दुकानों पे क्यों रुकते हैं। सम कार ऑनर्स स्टॉप देयर टू आस्क द रोड, कुछ कारों के मालिक केवल रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। सम ऑफ देम स्टॉप टू टर्न बैक देयर कार, और कुछ इसलिए रुकते हैं वे अपने कार को बैक दे सके। एंड सम टू आस्क द प्राइस ऑफ थिंग्स, और कुछ लोग उनसे खरीदते नहीं बल्कि उनसे भाव पूछते हैं। सम ऑफ देम स्टॉप टू आस्क इफ दे सेल गैस, कुछ
उनमें से कुछ ये पूछते हैं क्या वे गैस बेचते हैं, बट नन ऑफ टू परचेज द थिंग्स दे सेल, लेकिन जो चीज़ें वो बेचते हैं वो कोई भी यात्री नहीं खरीदता है। यही कवि का दुख है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देता है? The poet wants to convey the message through the poem A Roadside Stand that the economic well of a country depends on a balanced development of cities and villages। और इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि देश का आर्थिक विकास गांवों और शहरों के समान विकास पर निर्भर है। एक देश का विकास गांवों के साथ साथ, मतलब शहरों के साथ साथ गांवों का भी विकास आवश्यक है। द फैक्ट इज दैट द गवर्नमेंट शुड पे इट्स अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड सिटीज, पर्टिकुलरली विलेजेस। और कवि सही बात यह है कि सरकार को गरीब लोगों पर, गाँव पर ध्यान देना चाहिए, और जैसे शहरों में ध्यान दिया जाता है तो गाँव में भी मतलब ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, वाई इज द विलेजर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द रिच पीपल ऑफ द सिटी। शहर के अमीर लोगों के खिलाफ ग्रामीणों की क्या शिकायत है? द विलेजर्स कंप्लेंट, गांव वालों की शिकायत है, इज दैट द रिच पीपल ऑफ द सिटी आर ग्रीडी एंड मिजरी। और ग्रामीण लोगों की ये शिकायत है कि शहरों के लोग कंजूस और लालची होते हैं। दे डोंट स्टॉप एट देयर स्टैंड एंड परचेज समथिंग फ्रॉम देम। वे उनकी दुकानों पे नहीं रुकते हैं और वे बिना कुछ खरीदे वहाँ से निकल जाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द विलेजर्स। वे ग्रामीणों की दयनीय स्थिति को नहीं समझते हैं। दे आर ओनली सेल्फिश। वे केवल सेल्फिश हैं। दे ओनली स्टॉप टू आस्क द रूट एंड प्राइस ऑफ द थिंग्स। वे केवल चीज़ों के भाव पूछने और रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अच्छी तरह से क्वेश्चन तैयार कर लें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर लिखें, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपको अगले बोर्ड के पेपर के बारे में क्या पूछना है। अब हमारा लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्रिन रिच। आंट जेनिफर्स अनअफ्रेड, रेफरेंस इस तरह से लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स रिटन बाय एड्रिन रिच। ये पंक्तियाँ एड्रिन रिच द्वारा लिखित कविता आंट जेनिफर के टाइगर से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट इन प्रसंग में आपको क्या लिखना है? इन अबो लाइन्स द पोएटिज वांट्स टू से दैट द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर आर ब्रेव, बोल्ड, fearless, freedom and courageous, but she is not freedom like her, but she is not freedom in her life। और उपयुक्त, अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ध्यान दीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कवित्री के वांट्स टू से कहना चाहती है कि आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर ब्रेव, बहादुर है, बोल्ड साहसी है, फियरलेस एंड नीडर है, फ्रीडम एंड आज़ाद है, करेजियस एंड हिम्मत वाले हैं, लेकिन वह अपने जीवन में आज़ाद नहीं है। बट शी इज़ नॉट फ्रीडम इन हर लाइफ। एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखना है, द पोएट एड्रिन रिच डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स विच आंट जेनिफर हैज मेड ऑन द वूल पैनल। कवित्री एड्रिन रिच कवित्री एड्रिन रिच आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर के बारे में वर्णन करती हैं। और अबाउट द टाइगर विच आंट जेनिफर हैज मेड ऑन द वूल पैनल, वूल पैनल का मतलब ऊन के पर्दे पर। कवित्री एड्रिन रिच आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए ऊन के पर्दे पर उसके टाइगर का वर्णन करती है। आंट जेनिफर्स एक्सप्रेसेस हर सोरो थ्रू द टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर के माध्यम से अपना दुख अभिव्यक्त करती हैं। द टाइगर्स मेड बाय हर ऑन द वूल पैनल, ऊन के पर्दे पर उसके द्वारा बनाए गए टाइगर ब्रेव है, बहादुर है, बोल्ड है, करेजियस है और फ्रीडम है एंड फियरलेस है। और कवित्री कहती है कि आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए ऊन के पर्दे पर टाइगर बहादुर है, साहसी है, हिम्मत वाले हैं, आज़ाद है, नीडर है, बट शी इज़ नॉट हैप्पी आफ्टर हर मैरिज। लेकिन वो अपने शादी के बाद आज़ाद नहीं है, खुश नहीं है। द रिंग गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड फील्स हैवी इन हर फिंगर, और उसके पति द्वारा उसको दी गई अंगूठी अभी भी उसके हाथों में भारी पड़ रही है।
द टाइगर्स मेड बाई हर आर एज ब्राइट एज टोपाज एंड दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज। और उसके द्वारा बनाए गए टाइगर पीले पुखराज के समान चमकीले हैं और वे उन लोगों से भी नहीं डर रहे हैं जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे आर रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। बट आंट जेनिफर सेज दैट शी इज नॉट फ्रीडम एंड हैप्पी लाइक हर टाइगर्स, लेकिन आंट जेनिफर कहती है कि वो अपने चित्तों की तरह आज़ाद और खुश नहीं है। हर डोमिनियरिंग हस्बैंड हैज़ मेड हर लाइफ अ हेल, और उसका निरंकुश पति ने उसके जीवन को नर्क बना दिया है। हेल का मतलब नर्क। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 वर्ड्स का पढ़ेंगे। वाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लर्टिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर की अंगुलियां ऊन के पर्दे पर क्यों कांप रही हैं? आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लर्टिंग थ्रू हर वूल बिकॉज शी हैज बिकम ओल्ड एंड वीक, आंट जेनिफर की अंगुलियां ऊन के पर्दे पर कांप रही हैं क्योंकि वो बुढ़ी और कमज़ोर हो गई हैं। शी इज़ टायर्ड ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो अपने वैवाहिक जिंदगी से थक चुकी हैं। शी फील्स वीक टू पुल द आइवरी नीडल फ्रॉम द वूल पैनल, और वह हाथी दांत की सुई ऊन के पर्दे से खींचते समय कमज़ोर महसूस करती है। शी फील्स वीक टू पुल इन खींचना, द आइवरी यानी हाथी दांत, नीडल्स फ्रॉम वूल पैनल, और वो ऊन के पर्दे से हाथी दांत की सुई खींचने में थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, आंट जेनिफर के टाइगर उससे भिन्न कैसे हैं? आंट जेनिफर्स टाइगर आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लाइफ, आंट जेनिफर के टाइगर उसके जीवन से पूर्णतया भिन्न है। दे आर ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, फ्रीडम, और वे बहादुर, साहसी, निडर और आज़ाद हैं। दे आर एज ब्राइट एज टोपाज, वे टोपाज के समान चमकीले हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे आर एंटायरली अफ्रेड, वे पूर्णतया आज़ाद हैं। दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज, वे उन लोगों से भी नहीं डर रहे हैं जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। द अदर हैंड पॉइंट आंट जेनिफर इज टिमिड एंड स्लेव, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर एक कमज़ोर और एक डरपोक और एक मतलब स्लेव है। स्लेव का मतलब गुलाम। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ, वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। शी फियर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, वो अपने पति से डरती हैं। तो इस तरह से आंट जेनिफर के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंकल की शादी का फीता बार हमें क्या सुझाव देता है? व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग यानी शादी। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट अस दैट जेनिफर्स मैरिज विथ अंकल वॉज जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी। ये शादी का फीता, अंकल का शादी का फीता हमें सुझाव देता है कि आंट जेनिफर की शादी उसके अंकल के साथ एक फॉर्मेलिटीज़ है, औपचारिकता है। आफ्टर मैरिज विथ अंकल, अंकल के साथ शादी के बाद आंट जेनिफर हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम, आंट जेनिफर ने अपनी आज़ादी खो दी है। शी फील्स एज ए स्लेव आफ्टर हर मैरिज, वो अपनी शादी के बाद अपने आप को गुलाम महसूस करती है। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ, वो अपने वैवाहिक जिंदगी से खुश नहीं है। शी फील्स ए काइंड ऑफ बर्डन ऑफ हर मैरिज, वो अपनी शादी को एक बोझ महसूस करती है। द रिंग गिवन बाय हर हस्बैंड फील्स हैवी टू हर, और उसके पति द्वारा उसको दी गई अंगूठी अभी भी भारी पड़ रही है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर्स की क्या विशेषता है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, आंट जेनिफर के टाइगर्स बहादुर, साहसी और हिम्मत वाले हैं। दे आर एज ब्राइट एज टोपाज, वे टोपाज के समान चमकीले हैं। दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज, वे उन लोगों से भी नहीं डर रहे जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपको कौन सी पॉइंट ज़्यादा समझ में आई, कौन सी पॉइंट से संबंधी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, और आपको क्या क्या समझना है। आपके बोर्ड पेपर में 2025 के पेपर में कुछ बदलाव हुआ है। जो 6 नंबर की पॉइंट थी वो 4 नंबर की हो गई है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन था, जो 6 नंबर की पॉइंट थी, अब वो 5 नंबर की हो गई है। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन था वो 3 नंबर का हो गया है। बाकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपकी पोइम जो पोइट्री सेक्शन है वो आपके 12 नंबर का है। 5, 3, 4। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मतलब हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साथ ही आप अपनी समस्या अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगला वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्लेमिंगो के हैं और फ्लेमिंगो आप में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से सिलेक्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और आप ज़रूर उस वीडियो को देखें समझें और मैं आशा करता हूँ आपके बोर्ड में निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and write down your suggestion in your comment box. Thank you once again.